बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिटेल को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिड्यूस मैस क्या होती है। इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था और सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली इज़ एबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल टू रेजिस्ट रोटेशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मैस, इन दोनों के डिफरेंस को ज़रा समझिएगा। लीनियर मोशन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी को कहते हैं मैस और रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल टू रेजिस्ट रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे और याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इसी कैपिटल आई से आयनिक स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट किया था, तो इन दोनों का फ़र्क आपके जहन में होना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक टू पार्टिकल सिस्टम है। दो पार्टिकल हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच हैं। एक पार्टिकल का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2 है। फ़िलहाल इस बहस में हम नहीं पढ़ते कि इनमें से कोई पार्टिकल बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या दोनों की मैस सेम है। फ़िलहाल सिर्फ इतना कंसीडर करें कि टू पार्टिकल सिस्टम हमारे पास है। एक की मैस m है, दूसरे पार्टिकल की मैस m2 है और इन दोनों के सेंटर के दरमियान ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस r है। सेंटर ऑफ मैस, अगर तो दोनों पार्टिकल का मैस एक जैसा है फिर तो सेंटर ऑफ मैस बिल्कुल दरमियान में होगा। अगर ये पार्टिकल बड़ा है और ये छोटा है तो फिर सेंटर ऑफ मैस इसके ज़रा करीब होगा। अब सेंटर ऑफ मैस से इस मैस m2 का डिस्टेंस r2 और सेंटर ऑफ मैस से m1 के सेंटर तक का डिस्टेंस ये r1 है। अलबत्ता r1 और r2 का अगर सम कर लें तो दैट इज बी इक्वल टू r, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू पार्टिकल। तो सपोज वी हैव अ टू बॉडी सिस्टम, masses of two particles are m1 and m2 and distance between centers of two particles is r। दोनों पार्टिकल के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है r। द डिस्टेंस ऑफ m1 from center of mass is r1 and distance of m2 from center of mass is r2। तो ये हमने देख लिया कि m1 के सेंटर से सेंटर ऑफ मैस तक का डिस्टेंस r1 है और m2 के सेंटर से सेंटर ऑफ मैस तक का डिस्टेंस r2 है। तो इस टू पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको यूं लिखा जाएगा क्वांटिटेटिवली m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। इन दोनों क्वांटिटीज़ का सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मतलब है समेशन फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको यूं लिखा जाएगा mi ri स्क्वायर। इसको सम अप कर लें, ये जितने भी पार्टिकल होंगे उन हर पार्टिकल के मैस को उसके डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मैस से मल्टीप्लाई करें और फिर सबको सम अप कर लें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब ये टू पार्टिकल सिस्टम होमोन्यूक्लियर भी हो सकता है, हेट्रोन्यूक्लियर भी हो सकता है। अगर तो दोनों पार्टिकल की मैस सेम है तो इसका मतलब है ये होमोन्यूक्लियर सिस्टम है, सिमेट्रिक सिस्टम है। अगर दोनों पार्टिकल की मैस डिफरेंट है तो फिर ये हेट्रोन्यूक्लियर सिस्टम है और ये एसिमेट्रिक सिस्टम है। दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिफरेंट होगी। पहले हम सिंपल सिस्टम देखते हैं, होमोन्यूक्लियर सिस्टम। अगर होमोन्यूक्लियर सिस्टम है तो दोनों पार्टिकल एक जैसे हैं, तो दोनों की मैस एक जैसी है। इसका मतलब है हम m1 और m2 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी मैस भी m है और इसकी मैस भी m है। लिहाजा हम m1 और m2 की जगह सिर्फ m लिखेंगे। फॉर होमोन्यूक्लियर सिस्टम बोथ पार्टिकल्स आर सेम, बोथ आर आइडेंटिकल, देयरफॉर हमें m1 और m2 की लिखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इन दोनों की जगह हम लिखेंगे m। सिमिलरली अगर होमोन्यूक्लियर सिस्टम है, दोनों पार्टिकल एक जैसे हैं, तो सेंटर ऑफ मैस बिल्कुल दरमियान में होगा। जब सेंटर ऑफ मैस दरमियान में होगा तो r1 और r2 की वैल्यू r का हाफ हो जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ मैस हाफ में है, दरमियान में है, बिल्कुल मिड में है। तो m1 के सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस है ये r/2 है और इस पार्टिकल के सेंटर से सेंटर ऑफ मैस का डिस्टेंस ये भी r2 है। तो इट मीन हम r1 और r2 को रिप्लेस कर देंगे r/2 से, m1 और m2 को रिप्लेस कर देंगे m से। तो इक्वेशन 1 में m1 और m2 की जगह m लिख लें
R1 और R2 की जगह R/2 लिख लें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। R/2 का स्क्वायर m R/2 का स्क्वायर प्लस m R/2 का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में mr² / 4 प्लस mr²/4। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो होमोन्यूक्लियर सिस्टम के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये वैल्यू है हाफ mr²। इट मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू पार्टिकल। इसका मतलब है मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही इस टू पार्टिकल सिस्टम को रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। इस m1 और m2 इन दोनों पार्टिकल का मास जितना ज़्यादा होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये दो पार्टिकल हैं, इनको हमने एक रॉड से कनेक्ट किया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पकड़ के हमने इसको यूँ रोटेट करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करें, क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। तो इन दोनों का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसको रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। इट मीन कि इसकी एबिलिटी टू रेजिस्ट रोटेशन ज़्यादा होगी अगर दोनों का मास ज़्यादा है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। और इन दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना इनको रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने दो हैवी पार्टिकल लिए और दोनों को एक रॉड से कनेक्ट कर लिया, उस रॉड की लेंथ अगर 1 फुट है तो रोटेट करना रिलेटिवली आसान है। इसी रॉड की लेंथ अगर आप 10 फीट कर लें तो रोटेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि दोनों की मास सेम रहेगी, लेकिन दोनों पार्टिकल के सेंटर में जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इनको रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से 100 फीट के डिस्टेंस पे ले जाएं, यानी ये दो आपके पास हैवी पार्टिकल हैं, इन दोनों को आपने एक 100 फीट लेंथी रॉड से कनेक्ट किया, तो फिर कम से कम एक ह्यूमन बीइंग के लिए इनको रोटेट करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इसका मतलब है मास डबल करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम इंक्रीज होगा। यानी अगर आपने इन दोनों पार्टिकल की मास 1 किलोग्राम है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों पार्टिकल की मास को 2 किलोग्राम कर लें तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा। इनको रोटेट करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इनके दरमियान डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फिर 4 गुना ज़्यादा इस पर मुशक्कत चाहिए है इसको रोटेट करने के लिए। ये बात है होमोन्यूक्लियर सिस्टम की। अब देखें हेटेरोन्यूक्लियर सिस्टम में क्या होता है। हेटेरोन्यूक्लियर सिस्टम में चूंकि दोनों पार्टिकल एक जैसे नहीं होंगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ मिड में नहीं होगा, बल्कि ये हैवी पार्टिकल के करीब चला जाएगा। तो फिर हमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करना पड़ेगा रिड्यूस मास का। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर सिस्टम है, तो हेटेरोन्यूक्लियर सिस्टम में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू पार्टिकल r है एंड r इज द सम ऑफ r1 प्लस r2। r1 की वैल्यू r माइनस r2 और r2 की वैल्यू r माइनस r1। तो अब हमने ये वैल्यू जहन में रखनी है r1 की और r2 की। आगे चलने से पहले एक और कॉन्सेप्ट जहन में नशीन कीजिए, समझने की कोशिश करें कि सेंटर ऑफ मास पर, चाहे होमोन्यूक्लियर सिस्टम हो या हेटेरोन्यूक्लियर सिस्टम हो, सेंटर ऑफ मास पर m1 r1 विल बी इक्वल टू m2 r2। चाहे आपके पास होमोन्यूक्लियर सिस्टम हो, चाहे दोनों पार्टिकल एक जैसे हों या दोनों पार्टिकल डिफरेंट हों, अगर आप हर पार्टिकल के मास को उसके डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। अब इस इक्वेशन 2 में आप पहले r2 की ये वाली वैल्यू पुट करें, r2 की वैल्यू r माइनस r1 यहाँ पुट करें इस इक्वेशन में, यहाँ पर r2 में r माइनस r1 पुट करें। इसका मतलब है अब m2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा r के साथ, देन माइनस r1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसमें आप m2r जो कि इस तरफ नेगेटिव साइन के साथ है, उसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लें तो इधर ये प्लस होगा। अब r1 को आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। जब आपने r1 कॉमन लिया तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। यहाँ से r1 की आप वैल्यू फाइंड कर लें, तो r1 की ये वैल्यू नेक्स्ट हमारे काम आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसी इक्वेशन 2 में r1 की ये वाली वैल्यू पुट करें,
ये वैल्यू R1 की जब आपने यहाँ पुट की तो हमारे पास R2 की ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास R1 की वैल्यू M2R ओवर M1 प्लस R1 M1 प्लस M2 और R2 की वैल्यू M1R ओवर M1 प्लस M1। R1 और R2 की ये वैल्यूज़ आप अब इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, यहाँ पर R1 की वैल्यू और यहाँ R2 की वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ जब आपने पुट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन 1 अब इस फॉर्म में आ गई। अब M2R का स्केयर हो जाएगा और दूसरी तरफ M1R का स्केयर हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ M1 प्लस M2 का स्केयर हो जाएगा। इसका मतलब है M1 प्लस M2 स्केयर चूँकि यहाँ भी है और M1 प्लस M2 स्केयर यहाँ भी है, इसको आप एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम ले लिया तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब न्यूमरेटर में M1 M2R इसको आप कॉमन ले सकते हैं। ये जब आपने कॉमन लिया वी गेट दिस वैल्यू। M1 M2R स्केयर कॉमन लिया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में भी M1 प्लस M2 आ गया और डिनोमिनेटर में भी M1 प्लस M2 आ गया, लेकिन नीचे स्केयर है। इसका मतलब है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अगर आप कैंसल आउट कर दें तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये वैल्यू आएगी। और याद कीजिए ये M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 ये चीज़ है जिसको हमने कभी रिड्यूस मास कहा था, म्यू। तो ये वैल्यू रिड्यूस मास की है। तो ये वैल्यू जब आपने यहाँ पुट की तो हेटेरो न्यूक्लियर सिस्टम के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये वैल्यू आ गई। तो अगेन जितना रिड्यूस मास ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू पार्टिकल ज़्यादा होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। रिड्यूस मास डबल करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होगा, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू पार्टिकल्स डबल करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर हमने रिड्यूस मास ली है और हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था, रिड्यूस मास इज़ वेरी क्लोज टू मास ऑफ लाइटर पार्टिकल। ये हमारे पास एक 2 पार्टिकल हेटेरो न्यूक्लियर सिस्टम है। इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास चूँकि हैवियर पार्टिकल के करीब है तो हैवियर पार्टिकल कम रोटेट होगा, लाइटर पार्टिकल ज़्यादा रोटेट होगा। इसका मतलब है एक्चुअली हमने इसकी मास को मूव कराना है, इसलिए रिड्यूस मास इसकी मास के करीब होगी। और अगर दोनों पार्टिकल के दरमियान मास का डिफरेंस हम और बढ़ा दें, ये बिल्कुल सन और अर्थ वाली बात है, तो ये पार्टिकल चूँकि बहुत हैवी है, सेंटर ऑफ मास इसके करीब होगा, तो इस पार्टिकल को अगर इस 2 पार्टिकल सिस्टम को हमने रोटेट करना है, यहाँ से पकड़ कर जब रोटेट कराएंगे तो ज़रा गौर करें, विजुलाइज करें, तो इस पार्टिकल को आपने ज़्यादा रोटेट कराना है। जो लाइटर पार्टिकल है इसने ज़्यादा रोटेट करना है, इसने यहाँ से यूं इतना लंबा चक्कर काटना है, जबकि जो हैवियर पार्टिकल है उसने यहीं पर ही रोटेट करना है। हैवियर पार्टिकल ने यहाँ से इस तरह रोटेट करना है और लाइटर पार्टिकल ने यूं रोटेट करना है, इतना इसका रेडियस ज़्यादा होगा, इसलिए फिर इसकी मास ज़्यादा रेजिस्ट करेगी रोटेशन को। देयरफॉर हमने अब मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रेजिस्टेंस फॉर रोटेशन ऑफ दिस 2 पार्टिकल सिस्टम इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन रिड्यूस मास। तो ये हो गई रिड्यूस मास। अब हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।